चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। आज की इस इन डेप्थ चर्चा में हम जिस स्रोत सामग्री पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं वो है स्प्रिंग बूट एंटरप्राइज आर्किटेक्चर एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ये काफी इंटरेस्टिंग सोर्स है। बिल्कुल। अक्सर देखा जाता है कि जब कोई नया प्रोजेक्ट शुरू होता है तो डेवलपर्स का पहला कदम होता है सीधे आईडी खोलना और बस कोड लिखना शुरू कर देना, जो कि एक छोटे मोटे साइड प्रोजेक्ट के लिए तो ठीक हो सकता है। हाँ, छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए ठीक है, लेकिन आज का हमारा मिशन ये डिकोड करना है कि स्प्रिंग बूट का इस्तेमाल करके एक सही मायने में प्रोडक्शन रेडी, स्केलेबल और मजबूत एंटरप्राइज एप्लीकेशन कैसे बनाया जा सकता है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि एंटरप्राइज स्तर पर सिर्फ काम करने वाला कोड लिखना ही काफी नहीं होता। कोई भी कोड लिखकर एक सर्वर पर चला सकता है। मतलब कोई भी बेसिक सर्वर सेटअप करके चला ही लेगा। एग्जैक्टली। लेकिन एक बेहतरीन एप्लीकेशन के पीछे क्लीन आर्किटेक्चर, टेस्टिंग की बेहद सटीक रणनीतियों और डिप्लॉयमेंट के ऐसे तरीकों का संयोजन होता है जो सिस्टम को फेल होने से बचाते हैं। सही बात है। जब कोई एप्लीकेशन प्रोडक्शन में जाता है ना, असली परीक्षा तब शुरू होती है। अगर आर्किटेक्चर सही नहीं है तो कोई नया फीचर जोड़ना किसी दुस्वप्न जैसा हो जाता है। तो बेसिकली सिस्टम की डिजाइन से लेकर उसकी कोड क्वालिटी तक ये सुनिश्चित करना होता है कि कोड मेंटेन करने योग्य हो। बिल्कुल। और इस मेंटेनेंस की नींव क्लीन आर्किटेक्चर से ही रखी जाती है, जहां लेयर्स यानी परतों का विभाजन बहुत स्पष्ट होता है। स्रोत में इसे काफी विस्तार से समझाया गया है। अगर हम इसे आसान भाषा में समझें तो एक रेस्टोरेंट का उदाहरण ले सकते हैं। हाँ, एक रेस्टोरेंट का, लेकिन एक छोटे कैफे का नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े 5 स्टार एंटरप्राइज होटल का उदाहरण लेते हैं। इस होटल में जो वेटर है उसका काम सिर्फ ग्राहकों से ऑर्डर लेना और उन्हें खाना परोसना है। और एप्लीकेशन की दुनिया में ये हमारा कंट्रोलर लेयर है। एकदम सही। इसका काम सिर्फ HTTP रिक्वेस्ट को रिसीव करना, इनपुट को वैलिडेट करना और रिस्पॉन्स वापस भेजना है। अगर वेटर सीधे किचन में घुसकर खुद अंडे तलने लगे तो होटल में पूरी अफरा तफरी मच जाएगी। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि कंट्रोलर्स को थिन होना चाहिए। लेकिन यहाँ एक सवाल भी उठता है। क्या सवाल? अगर कंट्रोलर एकदम थिन है और वो कुछ नहीं कर रहा है तो क्या सारा का सारा कोड सर्विस लेयर में डंप नहीं हो जाता? क्या सर्विस लेयर एक विशालकाय और उलझी हुई क्लास नहीं बन जाएगी? ये एक बहुत ही वाजिब चिंता है जो अक्सर डेवलपर्स को सताती है। सर्विस लेयर में ही सारा असली बिजनेस लॉजिक होता है, यानी वो हमारे 5 स्टार होटल का मेन शेफ है। तो क्या शेफ सब कुछ अकेला करेगा? नहीं, क्लीन आर्किटेक्चर ये बिल्कुल नहीं कहता कि एक ही सर्विस क्लास में सब कुछ छूट दिया जाए। यहाँ सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल लागू होता है। मतलब सर्विस लेयर को छोटी, फोकस और स्पेसिफिक सर्विसेज में बांटा जाना चाहिए। बिल्कुल। ये लेयर कंट्रोलर और डेटाबेस के बीच एक महत्वपूर्ण पुल की तरह काम करती है। ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी डेटा प्रोसेस होने से पहले सारे बिजनेस रूल्स चेक किए गए हों। अगर डिजाइन सही है तो वो कभी डंपिंग ग्राउंड नहीं बनेगी। समझ गया। और इसके बाद आता है स्टोर रूम, जहां सारा कच्चा माल रखा है, यानी रिपोजिटरी लेयर। स्रोत में एक दिलचस्प शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि रिपोजिटरी को डेटा स्रोत से एग्नोस्टिक होना चाहिए। हाँ, इसका सीधा सा मतलब है कि स्टोर रूम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन सी डिश बन रही है, उसे बस सामान देने से मतलब है। सर्विस लेयर को यह पता ही नहीं होना चाहिए कि पीछे MySQL चल रहा है या पोस्टग्रेस चल रहा है। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़ें तो विभिन्न परतों के बीच इस स्पष्ट विभाजन के साथ साथ ये भी देखना होता है कि डेटा एक लेयर से दूसरी लेयर में कैसे जा रहा है। और यहीं पर डेटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट्स या DTOs की अहमियत समझ आती है। बिल्कुल। लेकिन बहुत से लोग DTOs लिखने से बचते हैं। उन्हें लगता है कि जब डेटाबेस से कोई एंटिटी क्लास निकलकर आ ही रही है तो उसी को सीधे जेसन में बदलकर फ्रंट एंड को क्यों ना भेज दिया जाए, अलग से मेहनत क्यों की जाए? क्योंकि आंतरिक एंटिटी ऑब्जेक्ट्स को सीधे बाहर की दुनिया में एक्सपोज करना डिजाइन और सिक्योरिटी दोनों के लिहाज से बहुत खतरनाक है। मान लीजिए डेटाबेस एंटिटी में यूजर का पासवर्ड हैश है। ओह हाँ। या कोई सेंसिटिव इंटरनल आईडी मौजूद हो, और अगर उसे सीधे API रिस्पॉन्स में भेज दिया गया तो सिक्योरिटी रिस्क बहुत बढ़ जाता है। साथ ही अगर कल को डेटाबेस का स्ट्रक्चर बदलता है तो API का रिस्पॉन्स भी बदल जाएगा और फ्रंट एंड टूट जाएगा। तो DTOs ये सुनिश्चित करते हैं कि फ्रंट एंड को सिर्फ वही डेटा मिले जिसकी उसे वास्तव में जरूरत है। सही कहा। और जहां तक DTOs बनाने में लगने वाली मेहनत की बात है तो मैपस्ट्रक्ट या मॉडल मैपर जैसी बेहतरीन लाइब्रेरीज का इस्तेमाल किया जाता है जो सारा बॉयलर प्लेट मैपिंग कोड खुद जनरेट कर देती हैं। ये तो हुई लेयर्स के बीच डेटा भेजने की बात, लेकिन स्प्रिंग बूट में लेयर्स एक दूसरे से जुड़ती कैसे हैं? यहाँ डिपेंडेंसी इंजेक्शन सबसे बड़ा रोल निभाता है। स्रोत में स्पष्ट रूप से कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन की वकालत की गई है।
हाँ, की गई है। फील्ड इंजेक्शन या सेटर इंजेक्शन को लेकर इतना परहेज क्यों है? फील्ड इंजेक्शन दिखने में बहुत आसान लगता है, बस एक ऑटो वायर्ड एनोटेशन लगाया और काम हो गया। लेकिन कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन को प्राथमिकता देने के दो बहुत बड़े कारण हैं। पहला है इम्यूटेबिलिटी। मतलब जब हम कंस्ट्रक्टर के जरिए डिपेंडेंसी पास करते हैं तो हम उस फील्ड को फाइनल डिक्लेयर कर सकते हैं। बिल्कुल। इसका मतलब है कि एक बार ऑब्जेक्ट बन गया तो रन टाइम में उसकी डिपेंडेंसी को कोई बदल नहीं सकता। ये सिस्टम को बहुत सुरक्षित बनाता है। दूसरा और सबसे बड़ा कारण है टेस्टेबिलिटी। हाँ, जब यूनिट टेस्ट लिखे जाते हैं तो फील्ड इंजेक्शन वाले ऑब्जेक्ट्स का टेस्ट लिखना मुश्किल होता है। क्योंकि स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट के बिना डिपेंडेंसी इंजेक्ट करना पेचीदा हो जाता है। कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन में हम आसानी से मॉक ऑब्जेक्ट सीधे कंस्ट्रक्टर में पास कर सकते हैं। और एक चीज जो कोड बेस को पूरी तरह से उलझा सकती है वो है सर्कुलर डिपेंडेंसीज। सर्विस ए सर्विस बी को कॉल कर रही है और सर्विस बी वापस सर्विस ए पर निर्भर है। ये तो मुर्गी और अंडे वाला मामला हो गया जो रन टाइम पर एप्लीकेशन को क्रैश कर सकता है। इसके अलावा जब एक ही इंटरफेस के कई इम्प्लीमेंटेशंस मौजूद हों तो स्प्रिंग कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा बीन इंजेक्ट किया जाए। बिल्कुल, और ऐसी स्थिति में क्वालिफायर एनोटेशन का उपयोग किया जाता है। ये स्प्रिंग को स्पष्ट निर्देश देता है कि वास्तव में किस विशिष्ट बीन को इंजेक्ट करना है। यहाँ मामला वाकई बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमने डिजाइन की बात की, लेकिन असली दुनिया में कोड फेल होता है, एक्सेप्शंस आना तय है। डेटाबेस डाउन हो सकता है, यूजर गलत डेटा भेज सकता है या कोई थर्ड पार्टी एपीआई टाइम आउट हो सकती है। अगर सिस्टम में ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं है तो क्या होगा? हर कंट्रोलर में ट्राई कैच ब्लॉक का जाल बिछ जाएगा। और यही स्पैगेटी कोड की शुरुआत होती है। इसके अलावा अगर कोई एक्सेप्शन हैंडल नहीं हुआ तो फ्रंट एंड यूजर को एक डरावना और लंबा HTML स्टैक ट्रेस दिखाई देगा, जो यूजर एक्सपीरियंस के लिए तो खराब है ही, सिक्योरिटी के लिए भी बड़ा खतरा है। क्योंकि उसमें सिस्टम के अंदरूनी पाथ और वर्जन की जानकारी हो सकती है। स्प्रिंग बूट इसमें कंट्रोलर एडवाइस और एक्सेप्शन हैंडलर के जरिए एक बहुत ही शानदार और सेंट्रलाइज समाधान देता है। तो इसका मतलब है कि एप्लीकेशन में कहीं भी कोई एरर आए, ये ग्लोबल हैंडलर उसे पकड़ लेगा। हाँ, ये पूरे एप्लीकेशन में एक्सेप्शंस को एक ही जगह पकड़ने की सुविधा देता है। अगर यूजर नहीं मिला है तो एक यूजर नॉट फाउंड एक्सेप्शन थ्रो किया जा सकता है और ये ग्लोबल हैंडलर उसे पकड़कर एक साफ सुथरा 404 नॉट फाउंड स्टेटस कोड और एक कस्टमाइज्ड जेसन मैसेज फ्रंट एंड को भेज देगा। इससे न केवल यूजर को स्पष्ट जानकारी मिलती है बल्कि डेवलपर्स के लिए डीबगिंग की प्रक्रिया भी बहुत कुशल हो जाती है। डीबगिंग से याद आया टेस्टिंग। कोई भी डेवलपर टेस्टिंग के नाम से खुश नहीं होता, लेकिन एंटरप्राइज एप्लीकेशंस में इसके बिना गुजारा नहीं है। स्रोत में टेस्टिंग स्ट्रैटेजी को कई हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले यूनिट टेस्टिंग की बात की गई है। यूनिट टेस्टिंग किसी भी मजबूत सॉफ्टवेयर की पहली रक्षा पंक्ति है। JUnit का उपयोग करके ये चेक किया जाता है कि कोई विशिष्ट मेथड पूरी तरह से अलग-थलग माहौल में सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। इसमें सिर्फ हैप्पी पाथ यानी सामान्य स्थितियों को ही नहीं टेस्ट किया जाता, बल्कि एज केसेस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अगर इनपुट नल हो तो क्या होगा, या अगर वैल्यू माइनस में हो तो क्या होगा। लेकिन अगर वो मेथड किसी डेटाबेस से डेटा फेच कर रहा है तो हम उसे आइसोलेट कैसे करेंगे? अगर हम यूनिट टेस्ट रन करते समय बार बार असली डेटाबेस को हिट करेंगे तो टेस्ट बहुत धीमे हो जाएंगे और नेटवर्क पर निर्भर हो जाएंगे। एकदम सही। और यहीं पर मॉकिंग काम आती है। मॉकेटो जैसा फ्रेमवर्क यहाँ इस्तेमाल किया जाता है। हम नहीं चाहते कि यूनिट टेस्ट डेटाबेस या किसी बाहरी API पर निर्भर हो। मॉकेटो से हम उन जटिल डिपेंडेंसीज को सिम्युलेट कर सकते हैं। एक तरह से हम उन ऑब्जेक्ट्स का एक डमी या नकली वर्जन बना लेते हैं। इससे हम यह सुनिश्चित कर पाते हैं कि जो लॉजिक हम टेस्ट कर रहे हैं वो अपने आप में सही है। हम ये भी वेरीफाई कर सकते हैं कि किसी सर्विस ने रिपॉजिटरी के सेव मेथड को कॉल किया या नहीं, वो भी बिना सच में डेटाबेस में कुछ सेव किए। ये तो हुई अलग अलग पुर्जों की टेस्टिंग, लेकिन जब इन सभी पुर्जों को जोड़कर पूरी मशीन तैयार हो जाए तब भी तो ये देखना जरूरी है कि वे एक साथ काम कर रहे हैं या नहीं। शायद यूनिट टेस्ट पास हो जाए, लेकिन जब सर्विस असल डेटाबेस से बात करे तो कोई SQL सिंटैक्स एरर आ जाए। उसके लिए इंटीग्रेशन टेस्टिंग का प्रावधान है। नोटेशन का उपयोग करके पूरे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को स्टार्ट किया जाता है। ये असली डेटाबेस या इन मेमोरी टेस्ट डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट करता है। इसमें टेस्ट ट्रेस टेम्पलेट या मॉक MVC का इस्तेमाल करके एंड-टू-एंड रिक्वेस्ट भेजी जाती हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई असली क्लाइंट API को कॉल कर रहा हो,
जिससे ये कंफर्म होता है कि सिक्योरिटी फिल्टर्स, कंट्रोलर्स और डेटाबेस सब कुछ तालमेल में काम कर रहे हैं। तो इन सब का क्या मतलब है? कोड बन गया, एक्सेप्शन हैंडल हो गए, टेस्ट भी लिख दिए, लेकिन क्या वो कोड सच में अच्छी क्वालिटी का है? हो सकता है कोड काम कर रहा हो, लेकिन अंदर से वो इतना उलझा हुआ हो कि उसे पढ़ना नामुमकिन हो। स्रोत में सोनार क्यूब जैसे कोड क्वालिटी असेसमेंट टूल का जिक्र है। इसमें कोड कवरेज को कम से कम 80% रखने का लक्ष्य दिया गया है। लेकिन एक पल रुकिए, क्या 80% वाकई कोई जादुई संख्या है? आपका क्या मतलब है? मैंने कई बार देखा है कि डेवलपर सिर्फ कवरेज बढ़ाने के लिए टेस्ट लिख देते हैं, जिनमें कोई असर्ट स्टेटमेंट होता ही नहीं है। यानी टेस्ट रन होता है, कवरेज बढ़ जाता है, लेकिन वो कुछ टेस्ट नहीं कर रहा होता। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल समस्या है जिसे आपने उठाया। 80% कोई जादुई संख्या नहीं है, बल्कि एक न्यूनतम आधार रेखा है जो एंटरप्राइज स्टैंडर्ड्स तय करते हैं। लेकिन जैसा कि स्रोत भी इशारा करता है, केवल लाइनों को कवर करना काफी नहीं है, मीनिंगफुल टेस्टिंग होनी चाहिए। कोड का वो हिस्सा जो क्रिटिकल बिजनेस लॉजिक चलाता है, उसका कवरेज 100% के करीब होना चाहिए। सोना क्यूब न सिर्फ कवरेज देखता है, बल्कि ये भी बताता है कि क्या टेस्ट्स वास्तव में सही चीजों को वेरीफाई कर रहे हैं। इस स्रोत की मैट्रिक्स टेबल में एक और दिलचस्प चीज है, साइक्लोमैटिक कॉम्प्लेक्सिटी। आसान शब्दों में ये मापता है कि कोड कितना उलझा हुआ है। अगर किसी एक मेथड के अंदर 15 इफ एल्स कंडीशन है या लूप के अंदर लूप चल रहे हैं, तो उसका कॉम्प्लेक्सिटी स्कोर आसमान छूने लगेगा। और उस तरह के मेथड को समझना या उसमें कोई बग फिक्स करना एक बुरे सपने जैसा होता है। इस कॉम्प्लेक्सिटी स्कोर को जितना कम रखा जाए, कोड उतना ही सरल, पढ़ने में आसान और मेंटेन करने योग्य होता है। अगर सोनार क्यूब बताता है कि किसी मेथड का स्कोर बहुत हाई है, तो ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि उस मेथड को रीफैक्टर करने की तुरंत आवश्यकता है। इसके अलावा परफॉर्मेंस की बात भी की गई है। रिस्पॉन्स टाइम, थ्रूपुट यानी 1 सेकंड में कितनी रिक्वेस्ट्स हैंडल हो रही हैं और एरर रेट। ये मैट्रिक्स तो तब पता चलेंगे जब एप्लीकेशन रन हो रहा हो। हाँ, और इन मैट्रिक्स को लगातार मॉनिटर करने के लिए परफॉर्मेंस प्रोफाइलिंग टूल्स की जरूरत होती है। स्प्रिंग बूट एक्चुएटर, विजुअल वीएम या जे प्रोफाइलर जैसे टूल्स का उपयोग करके ये देखा जाता है कि एप्लीकेशन कितने रिसोर्सेज खा रहा है। मान लीजिए ब्लैक फ्राइडे की सेल चल रही है और सर्वर पर अचानक बहुत लोड आ जाता है। अगर कोई मेमोरी लीक है या डेटाबेस की कोई ऐसी क्वेरी है जो बहुत ज्यादा समय ले रही है, तो ये टूल्स रियल टाइम में उस रुकावट या बॉटलनेक की पहचान करने में मदद करते हैं। अब मान लेते हैं कि हमारा एप्लीकेशन आर्किटेक्चर के हिसाब से सही है, टेस्टिंग पूरी हो गई है और क्वालिटी भी बेहतरीन है। अब सबसे बड़ी समस्या आती है डिप्लॉयमेंट की। हम सभी ने डेवलपर्स का वो मशहूर बहाना सुना है, मेरी मशीन पर तो बिल्कुल सही काम कर रहा था। यानी कि प्रोडक्शन में जाती चीजें क्यों टूटने लगती हैं? स्रोत में इसका क्या समाधान दिया गया है? ये समस्या पर्यावरण या एनवायरनमेंट के अंतर के कारण आती है। डेवलपर की मशीन का ओएस अलग हो सकता है, जावा का वर्जन अलग हो सकता है। इसका सबसे सटीक समाधान है डॉकर कंटेनराइजेशन, जिस पर स्रोत बहुत जोर देता है। डॉकर फाइल का उपयोग करके हम एप्लीकेशन, उसकी सभी डिपेंडेंसीज और रन टाइम एनवायरनमेंट को एक सिंगल पैकेज या कंटेनर में बांध देते हैं। अब जो कंटेनर डेवलपर के लैपटॉप पर चल रहा है, बिल्कुल वही सेम कंटेनर टेस्टिंग सर्वर पे चलेगा और वही प्रोडक्शन में जाएगा। मेरी मशीन पे काम कर रहा था वाली समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। और जब एक से ज्यादा माइक्रो सर्विसेज एक साथ चल रही हों, जैसे एक यूजर सर्विस है, एक ऑर्डर सर्विस है, एक पेमेंट सर्विस है, तो उन सभी कंटेनर्स को एक साथ कैसे मैनेज किया जाए? लोकल डेवलपमेंट या टेस्टिंग के लिए डॉकर कंपोज का उपयोग किया जाता है, जो मल्टी कंटेनर एप्लीकेशंस को एक ही कमांड से स्टार्ट और स्टॉप करने की सुविधा देता है। इसके साथ ही इस पूरी प्रक्रिया को मैनुअल रखने के बजाय CI/CD पाइपलाइंस का इंटीग्रेशन किया जाता है। जेनकिंस, गिटहब एक्शंस या गिटलैब CI का इस्तेमाल करके एक ऑटोमेटेड वर्कफ्लो बनाया जाता है। डेवलपर जैसे ही नया कोड पुश करता है, पाइपलाइन खुद ब खुद उस कोड को बिल्ड करती है, सारे टेस्ट रन करती है, सोनार क्यूब से क्वालिटी चेक करती है और अगर सब कुछ पास हो जाता है तो डॉकर इमेज बनाकर उसे सर्वर पर डिप्लॉय कर देती है। ये पूरा ऑटोमेशन डिप्लॉयमेंट के डर को खत्म कर देता है। स्रोत में एक बहुत ही स्पष्ट आर्किटेक्चर डायग्राम भी दिया गया है जो इस पूरे माइक्रो सर्विसेज सेटअप का नक्शा पेश करता है। इसमें सबसे आगे है API गेटवे। API गेटवे इस पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का फ्रंट डोर है। जरा सोचिए, अगर 50 अलग-अलग माइक्रो सर्विसेज हैं, तो क्या फ्रंट एंड क्लाइंट उन सभी 50 सर्विसेज के अलग-अलग IP एड्रेस याद रखेगा? क्या हर सर्विस में अलग से ऑथेंटिकेशन या सिक्योरिटी टोकन चेक करना सही होगा? बिल्कुल नहीं।
एपीआई गेटवे क्लाइंट्स के लिए एक सिंगल एंट्री पॉइंट देता है। क्लाइंट सिर्फ गेटवे को रिक्वेस्ट भेजता है और गेटवे उस रिक्वेस्ट को सही सर्विस जैसे यूजर सर्विस या ऑर्डर सर्विस तक रूट कर देता है। ऑथेंटिकेशन और रेट लिमिटिंग जैसे काम भी गेटवे पर ही हैंडल कर लिए जाते हैं। लेकिन इस डायग्राम में सबसे दिलचस्प बात जो मैंने नोटिस की वो ये है कि हर माइक्रो सर्विस के नीचे एक अलग डेटाबेस का आइकॉन बना हुआ है। एक सिंगल विशाल डेटाबेस क्यों नहीं है जहां सारा डेटा एक साथ रखा जा सके? इसे ही डेटा संप्रभुता का सिद्धांत कहते हैं। मोनोलिथिक आर्किटेक्चर में एक ही विशाल डेटाबेस होता था, लेकिन माइक्रो सर्विसेज में अगर दो सर्विसेज एक ही डेटाबेस साझा करती हैं तो वो एक दूसरे पर बहुत अधिक निर्भर हो जाती हैं, टाइटली कपल्ड हो जाती हैं। बिल्कुल। अगर एक सर्विस डेटाबेस का कोई कॉलम बदलती है तो दूसरी सर्विस टूट सकती है। डेटा संप्रभुता ये सुनिश्चित करती है कि हर सर्विस अपने डेटा की खुद मालिक हो। किसी दूसरी सर्विस को अगर डेटा चाहिए तो वो सीधे डेटाबेस में नहीं झांक सकती, उसे एपीआई के जरिए ही डेटा मांगना पड़ेगा। ये सिस्टम को स्वतंत्र रूप से स्केल करने की आजादी देता है। तो आज की इस लंबी और तकनीकी रूप से समृद्ध चर्चा को अगर समेटें तो एक एंटरप्राइज ग्रेड स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन तैयार करना महज कोडिंग नहीं है, ये एक अनुशासन है। स्रोत के अंत में दी गई प्रोडक्शन रेडीनेस चेकलिस्ट इस पूरी प्रक्रिया का एक बेहतरीन सारांश है। हाई कोड कवरेज होना चाहिए, साइक्लोमैटिक कम्प्लेक्सिटी कम होनी चाहिए, यूनिट और इंटीग्रेशन टेस्ट होने चाहिए, CI/CD ऑटोमेशन सेटअप होना चाहिए, डिप्लॉयमेंट के लिए डॉकर कंटेनर्स हो, परफॉर्मेंस प्रोफाइलिंग हो रही हो, ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग हो, और सबसे महत्वपूर्ण एपीआई और डेटा की सिक्योरिटी सुनिश्चित की गई हो। ये चेकलिस्ट सिर्फ एक कागजी औपचारिकता नहीं है, ये एक ब्लूप्रिंट है जो ये गारंटी देता है कि सिस्टम न केवल आज के लोड को संभालेगा बल्कि भविष्य में जब नई टीम्स और नए फीचर्स जुड़ेंगे तब भी आर्किटेक्चर चरमर आएगा नहीं। लेकिन इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। कौन सा सवाल? हमने डेटा संप्रभुता की बात की, जहां हर माइक्रो सर्विस का अपना अलग डेटाबेस है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जरा सोचिए, जब कोई ऐसा बड़ा बिजनेस ट्रांजैक्शन हो जिसे एक ही समय में 3 अलग-अलग माइक्रो सर्विसेज के डेटाबेस में अपडेट होना हो, जैसे ई-कॉमर्स में पेमेंट कटना, इन्वेंट्री कम होना और ऑर्डर जनरेट होना। बिल्कुल। तो बिना किसी एक केंद्रीय डेटाबेस के उस डेटा की निरंतरता को कैसे बनाए रखा जाए? अगर पेमेंट कट जाए लेकिन इन्वेंट्री सर्विस फेल हो जाए तो अलग-अलग डेटाबेस में फैले हुए इस ट्रांजैक्शन को वापस रोल बैक कैसे किया जाए? ये वाकई डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स की दुनिया की सबसे उलझी हुई पहेलियों में से एक है, जिस पर हर आर्किटेक्ट को विचार करना पड़ता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज़ादी के साथ कितनी बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। एकदम सही। उम्मीद है कि इस इन डेप्थ एनालिसिस ने स्प्रिंग बूट एंटरप्राइज डिजाइन की परतों को बहुत ही स्पष्ट रूप से खोलकर रख दिया होगा और उन कॉन्सेप्ट्स को आसान बना दिया होगा जो अक्सर किताबों में बहुत जटिल लगते हैं। इसी के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान से भरी ऐसी ही और चर्चाओं के साथ फिर जुड़ेंगे।